बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 17 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक है और मेरी दुआ है कि आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफियत से हों। और कोरोना वायरस की जो वबा है, मुख्तलिफ अमवात हर जगह आप देख रहे हैं, खबरें आप सुन रहे हैं। और यूके में आज जो अमवात की तादाद बताई गई है 847, तो ये काफी परेशान कुन सूरत हाल अब भी है, क्योंकि कई दिनों से 800 से ज्यादा अमवात हो रही हैं और अमेरिका भी अमवात के हवाले से कोई इससे कम नहीं है। वो ममालिक जहां पर काफी जोर था पिछले दिनों, स्पेन में, इटली में और खासतौर पर स्पेन में कुछ लॉकडाउन के हवाले से या कामकाज के हवाले से ईज मिला लोगों को, लेकिन यूके में कल का जो फैसला हुआ कि 3 हफ्ते मजीद लॉकडाउन जारी रहेगा और उसके बाद दोबारा फैसला किया जाएगा। अल्लाह करे कि ये अमवात का सिलसिला रुक जाए। और उसके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये इस पर काफी तनकीद भी हो रही है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर भी। और हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो रजिस्टर्ड मरीज हैं 7,261 हो चुके हैं। इनमें 137 हलाकतें पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड की गई हैं। और जैसे आप भी जानते हैं, पाकिस्तान में जो आदाद-ओ-शुमार जो जमा करने का ये सिलसिला है, उसका तरीकाकार को इतना ज्यादा शफाफ या इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। और खदशा है कि ये 7,000 जो तादाद बताई जा रही है, इससे कई गुना इस तादाद में इजाफा, और हलाकतें भी 137 नहीं, इससे कई ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं। लोगों की फलाह के लिए या जो लॉकडाउन की वजह से कुछ मसाइल हुए हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत 7 दिन में हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि 44 अरब 19 करोड़ रुपए मुल्क भर में तकसीम कर दिए गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक रवायती रस्साकशी हमारे यहाँ जो चल रही होती है, खासतौर पे सिंध की सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान भी कुछ वज़रा के दरमियान बयानात का सिलसिला जारी रहा। इस पर भी आज हम बात करेंगे। जफर मिर्जा साहब जो मशीर हैं सेहत के, इमरान खान के, उनके ऊपर पहले तो सुप्रीम कोर्ट में काफी नुक्ताचीनी की गई और बहुत से इंकशाफात उनके सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आगे माह रमजान की आमद है। नूरुल हक कादरी जो वजीर हैं मजहबी अमूर के, उनका ये कहना है कि तमाम मजहबी रहनुमाओं को साथ चलने का उन्होंने फैसला किया है। किस अंदाज से माह रमजानुल मुबारक में इबादत होंगी, मसाजिद खुली होंगी नहीं खुली होंगी, तो ये सारी चीजें इस पर आज हम बात करेंगे। इसमें हमारे साथ देने के लिए आज तशरीफ फरमा है जनाब फारूक अहमद साहब, सीनियर तजियाकार एडवोकेट, और इनके साथ हैं वसीम अल्ताफ ख्वाजा साहब, ये भी किसी तारुफ के वताज नहीं, सीनियर तजियाकार हैं। और उनके साथ है ख्वाजा मुश्तबा साहब, हमें ब्रेडफोर्ड से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया और अस्सलाम करता हूं सर। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका माशाल्लाह। अल्लाह का करम। और ख्वाजा साहब, वसीम ख्वाजा साहब, आप खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक ठाक है हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ख्वाजा मुश्तबा साहब, वेलकम भाई, आप खैरियत से हैं सब? मौला का करम है भाई, शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फारूक साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा और पहले यूके की सूरत हाल मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हम बात करेंगे। और नाज़रीन आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, 7 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद जब आपकी कॉल्स खुलें तो आप भी आइएगा। फारूक साहब, यहाँ पर देखें कुल जो 14,576 अफराद हलाक हो गए, बहुत ही कंसर्निंग इशू। और शुरू शुरू में मुझे याद आ रहा है कि यहाँ के एक बहुत आला अफसर, उन्होंने कहा था कि अगर 20,000 हलाकतें यहाँ पर होती हैं तो ये हम इसमें एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जिस खदशे के साथ ये मामला आगे बढ़ रहा था, इसमें तादाद 20,000 से भी ज्यादा हो सकती थी। अब 14,000 हलाकतें हो चुकी हैं। रोजाना के एतबार से 800, 900, 800, 900, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। और 3 हफ्ते का मजीद लॉकडाउन भी है। क्या देख रहे हैं जो इकदाम किए जा रहे हैं, इसमें कोई कमी क्यों नहीं आ पा रही? एक तो टेस्टिंग, जिसका दावा था कि हम अप्रैल में 1 लाख जो है रोजाना के टेस्ट किया करेंगे, 17 अप्रैल हो गया तो शायद इससे आधा भी अभी अचीव नहीं हुआ।
तो क्या देख रहे हैं जी यहाँ की हुकूमत के हवाले से, कुछ इकदामात मुतमईन है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक नजर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी इंतजामिया का मशकूर हूँ और थैंक यू अपने सर। तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बाना सलाम अर्ज करता हूँ। मैं आपको याद होगा फारूक नजर साहब के मैंने पिछले प्रोग्राम में भी लास्ट वीक एक बात गुजारिश की थी। मुझे कुछ ऐसे याद पड़ता है कि मेरे अल्फाज ये थे कि ये बात तो अया हो चुकी है कि प्रेशर पड़ने के बाद जो नेशनल हेल्थ सर्विस है हमारी, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, नेशनल हेल्थ सर्विस एक्सपोज हो चुकी है यूके में। अब रहा सवाल ये कि हुकूमत ने इनफ इक़दामात उठाए या नहीं। तो उस सिलसिले में भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने, आपको याद होगा कि जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था तो भी मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, आपके स्टूडियो के अंदर हम इकट्ठे बैठे थे जी। ये इसलिए डेथ टोल इसलिए बहुत हाई जा रहा है। इनको जैसे कि जो इनको खबर मिली इटली के अंदर जो वाकयात हो रहे थे, जिस तरह वहां अमवात हो रही थी, जैसे वो इन्फेक्शन रेट वहां बढ़ रहा था दिन ब दिन, तो इनको चाहिए ये था कि उस वक्त कुछ ऐसे अमली इक़दामात करते। तो इन्होंने शुरू में, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो टीम थी, उन्होंने बड़ा लाइट इसलिए लिया कि शायद वो देखें इटली में है, फिर पता नहीं कि आगे क्या होगा, चाइना से चला है। आई डोंट नो, देयर मे बी सम अदर रीजंस। मुझे कुछ यूं लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की इकोनॉमिक टीम थी, उन्होंने शुरू में पैसे बचाने के चक्कर में बड़ा लाइट लिया इसको कि इकानमी बच जाए, शायद ये जो कोरोना वायरस है इतना बुरी तरह हमें मुतासर ना करे। ये 3 हफ्ते डिले जो डिसीजन लिया गया, ये सारा जो मलबा है अब उसी की वजह से पड़ रहा है। और दूसरा ये भी है कि आपको आपकी खिदमत में मैंने ये गुजारिश की थी, आपको याद होगा, और मैं आज फिर अपने नाज़रीन की खिदमत में यूं गुजारिश करूंगा कि लंदन जो है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक हब है। लंदन एक बहुत बड़ी सिटी है जो कि टूरिज्म के लिहाज से भी बड़ी जानी पहचानी जाती है। पूरी दुनिया से लोग वहां ट्रैवल करके आते हैं। इसीलिए लंदन सिटी के अंदर और लंदन जो गिरदोनवा के इलाके हैं उनके अंदर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ। इसलिए इम्पैक्ट हुआ कि लोगों ने वहां जो एक तो वो है वो जो ट्यूब सिस्टम है, वहां अंडरग्राउंड ट्यूब है, जो सब दुनिया लंदन के बड़े बड़े जो मालदार किस्म के लोग हैं वो भी उसी ट्यूब के जरिए सफर करते हैं। और ट्यूब में सफर करने की जो वजह है वो ये कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ा आसानी से, बड़ा जल्दी इंसान पहुंच जाता है। सुबह सुबह आपको याद होगा, आप कितनी दफा गए होंगे कि लंदन में इस कदर रश होता है ट्यूब का कि वो एक दूसरे के साथ जैसे स्क्वीज इन हो जाते हैं, आदमी आपस में जुड़े होते हैं लोग। तो ये कोरोना वायरस फैलने की जो डॉक्टर हैं, जो इनके एक्सपर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी एक वजह ये भी है कि लोगों ने इसको बड़ा लाइट लिया। जो ट्रैवलिंग थी, अरेंजमेंट थी, और लॉकडाउन भी नहीं किया गया, लॉकडाउन नहीं किया। और फिर उसके अलावा बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई। एक तो मुझे याद है वो एक मेला जो लगता है वहां, वो मेला उसको भी जाने दिया गया। फिर एक हार्स रेस हुई, फिर वो भी चलने दी गई। फिर ये उसके ऊपर एक घर भी है। इटली से फ्लाइट्स आती रही हैं, बल्कि इटली से, और ये आमदोरफ्त जो है बंद नहीं हुई। अब हालत ये है कि अभी जाके जो ये ख्वाजा साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि इनके घर के एक हमारी बेटी, इनकी बेटी, हमारी भी बेटी है, वो उसी सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी दे रही हैं जहां बोरिस जॉनसन थे। तो अब मेरी ख्वाजा साहब से भी बात हुई है और मेरे घर के भी 2 फर्द हैं जो सामने ड्यूटी दे रहे हैं। ये जो पीपीई का मसला है ना, सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त बरतानिया गवर्नमेंट को जो दरपेश है, वो 2 है मसले। एक तो प्रॉपर जो इक्विपमेंट नहीं मिले, प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो नहीं दिए गए शुरू में, अब मिले हैं जाके। अब जो लंदन के हॉस्पिटल हैं जहाँ मरीजों की तादाद भी ज्यादा है, जहाँ रश भी ज्यादा है, जहाँ अमवात भी बढ़ रही हैं, उधर इन्होंने जो पीपीई क्लोथिंग है वो दी है। मगर आज वाइल वी स्पीक, आज तक भी मेरे पास जो डेटा है इनका, उसके मुताबिक जो केयर होम्स हैं उनके अंदर अब भी बड़ी शॉर्टेज है पीपीई की। उस शॉर्टेज की वजह से केयर होम्स जो हैं बड़े इफेक्टेड हो रहे हैं और केयर होम्स के अंदर ये कोरोना वायरस बड़ा बुरी तरह फैल रहा है। मेरे जानने वाले दोस्त हैं, मेरे ये ख्वाजा साहब भी जानते हैं, शायद उनको नाम तो नहीं मैं लूंगा,
उनके जी 15 नर्सिंग होम है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक उधर है न्यू कासल के इलाके में। उन 15 जी नर्सिंग होम में से वो कल रात को मुझे बता रहे थे कि उनके 15 नर्सिंग होम में से एक नर्सिंग होम के अंदर ये जो कोरोना वायरस है बड़ा बुरी तरह फैल गया है। उसके अंदर उनका काफी डबल फिगर अमवात हो चुकी हैं आज तक एक नर्सिंग होम में, और उनके 15 नर्सिंग होम जो है वो एटलीस्ट 70 टू लेके 100 बेड 150 बेड की नर्सिंग होम। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने इस बात को बड़ा लाइटली लिया। लाइटली लेने का ये खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ेगा। और फिर जो दूसरी जो इनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मेरे जैसे और ख्वाजा साहब जैसे जो लोग हैं 70+, ये अगर अस्पताल चले भी जाएं तो इनको जस्ट मतलब टाल दो, इग्नोर करो और मरने दो। ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। जो जो सुनने सही में है बातें आ सही है रही हैं, जो प्रैक्टिकल जो डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, जो हमें वो नाम तो नहीं ले सकते मगर जो वो बता रहे हैं, ये बात सुनने में आ रही है कि जो 70+ लोग हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। अमवात की शरह सही जो है आपके इल्म में आज ये बात आ गई होगी तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं हमारे, उन्होंने ये बात आज कल कल मेरा ख्याल आज गालबन ये जी कंसीड जी की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंसीड की है कि we are going to have a proper investigation into relation in relation to this matter कि ये जो हमारे बैम जिसको कहते हैं जो एथनिक माइनॉरिटी के जो डॉक्टर्स हैं और ज्यादा जो एथनिक माइनॉरिटी के, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक स्किन लोग के फर्टिलिटी रेट ज्यादा हैं। इनकी ये तशवीश बढ़ सही रही है कि क्यों ज्यादा है, उसकी वजह क्या है, ठीक है जो ठीक है बैम के जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम कम है या उनकी अमवात की शरह कुछ और है, तो उस बारे में ठीक है एक आला मैं सतह पे वसीम ख्वाजा साहब को इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही बहुत सी कमियां हमें नजर आ रही हैं। वसीम ख्वाजा साहब आप भी देख रहे होंगे यहाँ के जो सिस्टम है, और जैसे फारूक साहब ने बताया कि कुछ सती तौर पे ऐलानात बहुत हुए हैं यहाँ पे भी कि लाख टेस्ट हुआ करेंगे रोजाना, और आज एक ऐलान और हुआ है कि वैक्सीन टास्क फोर्स उसका क्याम हुआ है। यानी एक रवायती जो उम्मीद दिलाई जाती है सियासतदानों की तरफ से वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, और 847 अमवात आज भी हुई हैं। क्या देख रहे हैं खालिद साहब, अगर यही तादाद आगे बढ़ती रही फिर तो बहुत मुश्किल होगा, या जिस किस्म का लॉकडाउन इस वक्त है उसमें कोई ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, या अस्पतालों में कुछ ऐसी सहूलत नहीं है? क्योंकि अभी शाहीन भट्ट साहब सही तौर पे बताएंगे कि क्या वहां पर ऐसे मरीजों के साथ ट्रीट किया गया, लेकिन जैसे फारूक साहब ने भी बताया कोई सही मानों में इलाज के हवाले से वो इकदाम नहीं किए जा रहे जो होने चाहिए थे। खान साहब क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फारूक साहब से काफ़ी इत्तेफाक करता हूँ कि जी देखें बिल्कुल रवायती तौर पे जो जुमला आपने इस्तेमाल किया वही यहाँ हो रहा है। यानी जी सियासतदान जो है वो कुछ ईमानदारी से काम नहीं ले रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम 3 हफ्ते, ये मैं नहीं, मेरा अपना ख्याल नहीं है, बल्कि अब तो दुनिया भी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में 3 हफ्ते डिले उन्होंने किया है। और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि आजकल मशीरान जो हैं वो भी माशाल्लाह इस किस्म के हैं कि जिनको पाई का हिसाब जो है बचाने की फ़िक्र होती है। हाँ जी, जी वही काम उन्होंने यहाँ किया है जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। आज जो हम इतनी अमवात जो हो चुकी हैं, इन्होंने तो जी 20,000 का ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे ख्याल में जी इससे भी ज़्यादा होंगी। जी इससे भी ज़्यादा होंगी क्योंकि जिस तरीके से ये मरीज़ों को देखा जा रहा है, और जो स्पेशली जो पीपी किट्स जो हैं, उनका जो आज देखें, आज कहा जा रहा है जी 50,000 डिलीवर होगी। अरे आप मुझे बताओ, आप 6 हफ्ते के बाद अगर आपकी ये रूटीन है कि आपको डिलीवरियाँ जो है वो बिल्कुल हम इस तरह मिलेंगी जैसे हम किसी सुपरमार्केट से आजकल मंगवा रहे हैं, इस अंदाज में सही अगर आप इन इमरजेंसी इस दौर में जबकि ये वायरस फैलती जा रही है, तो आपका ये अंदाज होगा कि आप हमें किसमें डिलीवरियाँ लेके बताएँगे, तो फिर तो मरीज़ जो है उसने जाना ही जाना है ना। आप बिल्कुल सही बिल्कुल ये देखिएगा, आप अगर आप ये सोचें कि भी इनकी तरफ से जी हमने इतना खर्च कर दिया, इतना कहाँ खर्च किया है, कोई नज़र आ नहीं रहा हमें। ये वही सारे हम्म, मुल्कों में होता है। हमें तो यूँ महसूस हो रहा है कि बिल्कुल अगर मैं इंडिया या पाकिस्तान या बरतानिया की बात करें, तो इस मामले में सियासी तौर पे हुकूमतें जो हैं, उनमें ईमानदारी कतई नहीं है।
ठीक है, यहाँ ये ज़रूर हम कहेंगे कि सहूलियात हैं, लेकिन सहूलियात का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ बेड हो, जिस तरह इन्होंने किट्स का बताया है। अभी तक हमारे पास इतनी किट्स भी नहीं हैं, टेस्टिंग किट्स भी नहीं हैं। अगर आप जी हाँ, उस हिसाब से देखें तो अभी तक हमने कितनी हमारी आबादी इस मुल्क की है और हज़ारों में सिर्फ़ हमने टेस्ट किया है। हम तो लाखों में टेस्ट में पहुँचे भी नहीं अभी तक। अगर ये बिल्कुल सही। रफ़्तार रहेगी और तो ख्वाजा साहब एक और लॉकडाउन। चीज आपके साथ सब नाज़रीन के साथ, अब जो आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं अमवात के, उसके साथ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स डेथ बता रहे हैं, यानी जो अस्पताल में हलाकतें हुई हैं वो, यानी इसका मतलब है कि अस्पताल के बाहर जिन लोगों को घर भेज दिया जाता है या केयरिंग होम्स में जो अमवात हो रही है वो तो इस गिनती में ही नहीं है। तो ये तो ज्यादा देखो एक सूरत हाल खराब है कि जो सिर्फ अस्पताल में एम्बुलेंस डेथ जो हुई है उनके हाथों में। जी सर। देखो जी, कुछ ऐसी डेथ्स भी हैं जिनको एम्बुलेंस अस्पताल की एएनई तक लेके गई है तो वो पता चला है कि वो मर चुका है, उसको काउंट नहीं किया गया। ये हम्म, उन लोगों की डेथ्स हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, जो ज़ेरे सही। इलाज हैं। अगर कोई मरीज जो है किसी को होम से या अपने उसके घर से अगर एम्बुलेंस लेके अस्पताल के दरवाजे तक पहुंची और पता चला है कि इंतकाल कर गया है, तो वो शुमार में नहीं आएगा। तो इसलिए सही। बिल्कुल फारूक साहब ने जो फरमाया है बहुत ठीक हम्म, है। ये जो फिगर हमें दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर एहतियाती तौर पे अगर हम इसमें 20% इजाफा कर लें तो वो हम्म, होगा। चूंकि अब चीज ये है कि हर शख्स तो कोरोना से नहीं मर रहा ना। अब इसमें ये भी तो हो सही। सकता है कुछ हार्ट अटैक से भी हुआ है, कुछ कैंसर से भी हुए हैं, कुछ ऑपरेशन डिले हो गए थे। इन्होंने जो हाँ, इमरजेंसी ऑपरेशन करने भी थे उनको डिले करना पड़ा। फिर उम्र का हम्म, हिसाब भी है, बड़ी इन्होंने अच्छी बात की है। अब तो मयार देखा जा रहा है कि इंसान का उम्र कितनी है और अगर ये जिंदा रहा तो कितना अरसा रहेगा, और जो आने वाला बच्चा है जो 20 साल का या 50 साल का है उसको अगर जिंदा किया जाए तो कितना अरसा गुजारेगा। ठीक है, अक्लमंदी है इसमें कि जो हम हम्म, जैसे हैं, हमने तो अपनी जिंदगियां गुजार ली, लेकिन जो हम्म, नौजवान है जिन्होंने आगे चल के नस्लें चलानी है तो उनका बचाना ज्यादा मकसूद है, तो उसमें हम भी हिमायत करते हैं उनकी। लेकिन ये है कि हम्म, ये पिक एंड चूज वाली बात ना हो और ना ही ये हो कि तासुब की बुनियाद पे हो। बहरहाल अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, अल्लाह ना करे। फिलहाल तो इलाज के हम्म, मामले में तकरीबन हर एक से बराबर का सलूक हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हम्म, हो रही। हाँ, अलबत्ता सही। ये मैं सही। ज़रूर कहूँगा कि अमवात को छुपाया जा रहा है। अमवात को ये छुपाया सही जा रहा है। अमवात को छुपाया ये जा बहुत अफसोसनाक बात है और एनएचएस के हवाले से बहुत सी कमियां या कोताहियां हमें नजर आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये जो ऐलानात रोजाना के किए जाते हैं कि दावे किए जा रहे हैं वैक्सीन टास्क फोर्स के हवाले से, अब उसका क्याम आया तो ये वैक्सीन बनते बनते तो शायद कितना अरसा लग जाए। पहले टेस्ट के हवाले से कि अगर टेस्ट नहीं होंगे, लोगों के सर के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, वो लॉकडाउन ही रहेगा, तो वो कैसे बाहर कामकाज के लिए भी आ सकते हैं या लॉकडाउन कैसे खोल सकते हैं? ये बहुत से सवालात है नाज़रीन। अब टेलीफोन नंबर्स आपके सामने आ गए हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो 18 सकते हैं। महीने 18 महीने तो जी हमें स्पेनिश फ्लू का वैक्सीन बनाने में लग गए थे। बताएं। हम दूर ना जाएं, जी हाँ। जब जी जी। स्पेनिश फ्लू आया था तो उस वक्त जी हाँ। वैक्सीन वैक्सीन की जो तैयारी हो रही थी उसको पूरे 18 महीने लगे थे। ठीक है। सही। अब सही। ये देखना है कि इसको भी अगर चलो हम ये देखते हैं जी वो तकरीबन 100 साल पुरानी बात है, अगर हम जदीद हाँ, टेक्नोलॉजी को भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 6 7 8 महीने से पहले ये कोई वैक्सीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही। बिल्कुल मेरा सही। मैं गुजारिश, मैं एक इस ज़िमन में गुजारिश करना चाहूंगा। जी आज जी जी सुबह खासा CNN पे अपना मैंने वसीम। सुबह 6 बजे न्यूज में, सुबह 6 बजे CNN वालों ने एक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है उनका एक जो जी कॉलीग है प्रोफेसर रॉबर्ट का इंटरव्यू किया जी। उन्होंने। जी मैं आ रहा हूँ। जी जी। जी। तो प्रोफेसर रॉबर्ट ने आज सुबह CNN को इंटरव्यू देते हुए ये बताया है कि जी। बाय अक्टूबर दिस ईयर, अक्टूबर के शुरू में, इस साल अक्टूबर अच्छा, में मैं कॉलर से कह दूं आप जरा वैक्सीन जो होल्ड है वो कीजिए। कॉलर भाई आप होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। जी फारूक साहब आप जारी रखें। अक्टूबर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो जो प्रोजेक्ट के एक कॉलीग हैं प्रोफेसर रॉबर्ट, उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक ये वैक्सीन जो है वो मास प्रोडक्शन में आ जाएगी और कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे चली जाएगी। सही। हाँ वही होपफुली सही। 6 महीने सही। लगे। तो इतना टाइम लगेगा। मैं कॉलर से बात कर लूं फिर मुस्तफा भाई आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम
साहब। जी मोहतरम, कौन कहाँ से हमारे साथ? सर मैं टंडोला यार से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, टंडोला यार से क्या फरमाएंगे भाई, क्या सूरत हाल वहां पे टंडोला यार में और सिंध हुकूमत के हवाले से आप मुतमईन हैं? स्प्रे वगैरह नहीं हो रहा, बिल्कुल स्प्रे वगैरह नहीं हो रहा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, हमारे पास स्प्रे नहीं हो रहा, ना लोग घरों। जी जी, टीवी से ना सुने भाई, आप बात करते जाइए। उसके हवाले से हम मुतमिन हैं, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके हॉस्पिटल के हवाले से मुतमिन नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए? लोग घरों में खौफ में है। अच्छा, पर लोग खौफ में है, ना उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ना उनकी टेस्टिंग चेक की जा रही है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दावे के दावे चेक किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है। ये है कि उसमें डॉक्टर साहब ने जो आए थे उनकी टेस्टिंग वगैरह कराई, केंद्र हुकूमत से हम मुतमिन है, लेकिन उतना मुतमिन नहीं है जितना चाहिए मुतमिन। चले, 3 सूबों से ज्यादा केंद्र हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है। लेकिन बराड़ी के जो इलाके में वहाँ स्प्रे नहीं हो रहा, मुख्तर है, लोग बीमार पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, स्प्रे कराया जाए वहाँ पर। चले भाई, सही है भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपका मैसेज पहुंचा। और हुकूमत से तो यहाँ के भी या बड़ी बड़ी जो जदीद मुल्क हैं उनसे भी लोग मुतमिन नहीं है, उसी पर हम बात कर रहे थे। ख्वाजा मुश्तबा साहब, पहले तो ब्रैडफोर्ड का बताइए, हमारी कम्युनिटी अपनी बहुत ज्यादा वहां पे है, तो लॉकडाउन जो है वो वाकई अमल उस पे हो रहा है या अभी भी पार्क के अंदर कोई गप्पे शप्पे लगाते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान पर और इक़बाल पर। फरूक भाई, बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिसका रुझान है कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को, कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे। मतलब कुछ लोगों ने इसको सीरियसली लिया हुआ है, लेकिन हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आप फरूक भाई देखें, इससे दुनिया भर में 22 लाख लोग मुतासर हुए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त लुकमा अजल बन चुके हैं इस वायरस से। और आप देखें कि यूके में भी 14,500 से ज्यादा लोग इस वक्त फौत हो चुके हैं और 1,10,000 का जो फिगर है कि इनको कोरोना वायरस हुआ है। तो पाकिस्तान में भी आप अगर आप देख लें तो 7,500 केसेस तो पाकिस्तान में भी हो गए और 150 वहाँ पर भी अमवात हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, उसको सीरियस लेना भी चाहिए। जिस तरह पहले भाई ने कहा था वसीम अल्ताफ खाजा साहब ने कि ये जो पहले स्पेनिश वायरस आया था, इसकी भी हिस्ट्री यही है कि 100 साल पहले आया था और ये फैला स्पेन में था, और लेकिन अमवात ज्यादा हुई थी बड़े सगीर में, क्योंकि जब ये फैला तो वहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो उसके बाद सोल्जर्स वापस आए, यूरोप से वापस आए बड़े सगीर में, तो उन्होंने वो वायरस कैच करके साथ ले आए। तो यहाँ पर लोगों ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, तो जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जो वॉर में जितना जानी नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा जानी नुकसान सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद में हुआ। और ये इंतहाई आप कह लें कि इसको इंतहाई सीरियस लेने की जरूरत है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी में हो। ये कोई रंग नहीं देखता, कोई नस्ल नहीं देखता, कुछ भी ये नहीं देखता। इसका काम है सिर्फ वायरस का काम है किल करना, और ये किलर वायरस है और ये अमवात ही अमवात इसकी वजह से हो रही है, और ये बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह है हमारे लिए। तो अभी तक लोग सीरियस नहीं है, जैसे आपने बताया। एक कॉल लेने के बाद इसी सीरियसनेस पे बात करते हैं। एक कॉल ले लो ख्वाजा साहब। अच्छा जी जी फारूक भाई, मैं जी आपके सामने और आपके पैनलिस्ट के सामने एक सवाल रख के चलूंगा और वो कॉलर्स भी आप इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अब ये जब ये कोरोना वायरस की ये आई, इसके बाद आप ये देख सकते हैं, एक सवाल है मेरी तरफ से कि जो इस वक्त जो लोग थे जिन्होंने सरमाया निज़ाम के तहत जिन मुल्कों ने हेल्थ का निज़ाम चलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने सरमाया निज़ाम के तहत एजुकेशन चलाने की कोशिश की, हमने ये देखा, इससे ये नतीजा हासिल किया कि उन मुमालिक ने इस चीज को काबू नहीं पा सके। जो लोग सोशलिस्ट बुनियाद पर, जिन लोगों ने इस बुनियाद थी जिनकी हेल्थ की सोशलिस्ट बुनियाद पर, उन लोगों ने इस पे, हालांकि वहां पर बुनियाद थी इस वायरस की, लेकिन उन लोगों ने इस पे काबू पा लिया। मैं आपके पैनलिस्ट के आगे भी ये सवाल और आप कॉलर्स के आगे भी ये सवाल रखता हूं। सही, बहुत शुक्रिया ख्वाजा भाई। जी फारूक साहब, ये जो सीरियसनेस है आपको
क्या भी लोग जो हैं, जैसे अपनी कम्युनिटी है या इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे, तो क्या लोग आपको लग रहा है कि वो फॉलो कर रहे हैं जो जरूरत है इस वक्त, जो एक संगीनी है इस मामले की? मेजॉरिटी लोग तो फॉलो कर रहे हैं फारूक साहब, मगर मैं देखने में आया है और कुछ लोगों की तरफ से टेलीफोन पे भी बात से पता चला है कि हमारे लोग इस बात को आज भी इतना सीरियस नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए। वो ये समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, दूसरे को लगेगा। अरे भाई, ये जो कोरोना वायरस है, ये तमीज नहीं करता कि बोरिस जॉनसन कौन है और फारूक अहमद कौन है और ख्वाजा वसीम साहब कौन है। ये जब आता है तो फिर पता ही नहीं चलता। इसलिए इसमें देखिए, इसका क्योर तो अभी उनके पास है ही नहीं, कोई मेडिकल क्योर नहीं है। तो एहतियात करनी चाहिए। इनसे जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही है, जो इनके एक्सपर्ट है और जो दूसरे हमारे साथी डॉक्टर दोस्त हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग के मामले में ये बहुत पीछे हैं। आप भी जैसे आपने बजा फरमाया कि जब तक ये कम्युनिटी के अंदर टेस्टिंग शुरू नहीं करेंगे और इनको ये पता नहीं चलेगा कि किस आदमी को ये वायरस पहले हो चुका है या किस आदमी को अभी भी मौजूद है, जब तक इस बात को ये डिफाइन नहीं करेंगे और जो इफेक्टिव लोग ब्लाइंडली जंग नहीं लड़ी जा सकती। आंखों पे पट्टी हो, पता ही नहीं। ब्लाइंडली नहीं। देखिए जिन ममालिक के अंदर जो मुल्क भी इसके ऊपर जिन्होंने काबू पाया है, जर्मनी की मिसाल आपके सामने है। वहां पर टेस्टिंग का मेयार बहुत उम्दा रहा। थोड़ा टेक्निकल मसला, फारूक साहब को एक कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, यासर साहब स्पेन से। जी यासर भाई, कैसे हैं? आपकी दुआएं भाई। मेहमानों को सलाम, वसीम खालिद साहब को, राजा फारूक साहब को बहुत शुक्रिया। नजर नहीं आ रहा। जी जी जी, कौन साहब है? जी ख्वाजा मुस्तफा साहब हैं। जी, खालिद साहब को और फारूक साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में सारे मुल्कों में फारूक भाई बता रहे हैं जी कि कितने डेथ टोल है दिल्ली की और कितनी रिकवरी है। ठीक है, क्या वजह है कि अमेरिका में बता रहे हैं वो बहुत स्पीड से वहां बंदे मर रहे हैं, लेकिन रिकवरी का नहीं बता रहे। ठीक है, आप किसी भी चैनल को देख लें, वो रिकवरी का क्यों शो कर रहे? ठीक है, समथिंग बिहाइंड दैट। सही है, सही है। वो क्या है, वो क्यों नहीं बता रहे? वहाँ पे अमेरिका में मेरा राब्ता भी हुआ, वहां से भी मैंने पूछा, वो कह रहे कि यहाँ पे शो नहीं कर रहे, उनके जितने चैनल नहीं बता रहे रिकवर कितने हुए। ठीक है, क्या वजह है, क्यों नहीं बता रहे? ठीक है, तो आप वसीम ख्वाजा साहब और फारूक साहब, राजेश साहब, दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि बताएं क्या वजह। और फिर हम बीइंग मुस्लिम, हमारा दिन तो सबका फिक्स है। अच्छा, वहां के पेट का आने से पहले हम आए हैं दुनिया में, हमारा दिन फिक्स है। जिस दिन जाना है हम एहतियात कर सकते हैं, एहतियात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, डरना तो अल्लाह ताला की बात तो है, जिसका जिस दिन आना है उसने चले जाना है। ठीक है, सही, बिल्कुल सही जी। हमारा ईमान होना चाहिए, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आप शामिल हुए स्पेन से। जी खालिद साहब, जैसे कुछ अदाद शुमार छुपाए जा रहे हैं, ये निशानदेही की यासर साहब ने स्पेन से, अमेरिका में भी खास तौर पे, तो क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकती है कि हुकूमतें छुपा रही हैं? क्योंकि एक तो अमेरिका में खास तौर पे तो एंड ऑफ ईयर इलेक्शन भी है, वहां उनकी अपनी मजबूरी है और ट्रंप साहब की। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, चीज़ ये है कि इतना भी हुकूमतों को खौफ नहीं फैलाना चाहिए कि वो सही फिगर भी लोगों को बताएं, क्योंकि ये कौन सा क्रिकेट मैच है जिसका स्कोर जो है वो हम लोग बैठे काउंट कर रहे हैं, एक बाल पे हो। सही है, कौन जीता या कौन हारा। बाकी मुझे यासर साहब की इस बात से बड़ा इख्तलाफ है जो इन्होंने ये कहा है कि मौत तो आनी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौत जब आएगी, कुल्लु जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, वो तो आनी है। लेकिन मेरे भाई ये याद रखिएगा, जिन्होंने हमें मजहब दिया है, जिनको हम अपने आखिरी ज़बान नबी मानते हैं, उन्होंने हमें तलकीन की है कि जब वबा फैले तो घरों से मत निकलो, शहरों से मत निकलो, शहरों को मत बदलो। अगर वहाँ हमें तो दीनी तालीम आज से 1400 साल पहले ये दी गई है, अगर हम उसकी परवाह भी ना करें और हम कहें कि हम मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा वबाएं जो हैं वो बड़े बड़े दौर ऐसे वबाओं के आए हैं। आपको शायद ये इल्म होगा कि बड़े बड़े हमारे सहाबा इकराम वबाओं के नज़र हुए हैं, उनकी वो मौतें वबाओं से हुई हैं, तावानों से हुई हैं। इसलिए ये गलत फहमी दिल से निकाल दें। ये मजहब नहीं देखती, रंग नहीं देखती, नस्ल नहीं देखती, शहरियत नहीं देखती। बीमारी जो है, वबा जो है, उसने अपना शिकार करना है। ये एहतियात जो है ये हम पे फर्ज है।
दीनी फर्ज भी है, कौमी फर्ज भी है। और अगर हम आज एहतियात नहीं करेंगे, हम कातिल बनेंगे लोगों के, जिनको हमारी वजह से होगी। तो इसलिए मेरी तमाम जो मेरे मुसलमान भाई जो इस अकीदे के हैं या वो कुछ और सोचते हैं, उनसे इल्तमास है कि प्लीज खुदा के लिए इसको सीरियस लें, इसे वबा समझे। ये अंग्रेज की वबा नहीं है, ये ना मुसलमान की वबा है, ये अल्लाह ताला की मुमकिन है लाठी है जो बेआवाज है, तो उसे आप समझें। अमेरिका अगर छुपा रहा है या कोई भी छुपा रहा है, हर मुल्क की अपनी सियासी वजूहात होती हैं। पाकिस्तान भी तो बहुत कुछ छुपा रहा है। आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान में अमवात हुई हैं वो सही नजर आ रही हैं? इसलिए तमाम ममालिक में ये रखना पड़ता है कि खामखा लोगों में खौफ नहीं पैदा करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा खान साहब, एक जो यहाँ के लॉकडाउन के हवाले से या आयरलैंड के हवाले से मुआवजा किया जा रहा है, वहां की आबादी के 1 लाख में से 7 अफराद का तनासुब है हलाकत का, लाख में से 7 अफराद। लेकिन यहाँ यूके में 1 लाख में 17 अफराद की हलाकत का तनासुब बताया जा रहा है। और आयरलैंड में 1 फर्द हलाक हुआ था, वहां पे लॉकडाउन का आगाज हो गया था, यहाँ पे देर की गई। तो कुछ चीजें जो अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी आगे सामने आएंगी। मैं कॉल ले लूं, फिर कुछ इकदामात क्या तेजी होनी चाहिए या क्या तब्दीली होनी चाहिए, जो कर चुकी है वो तो कर चुकी, लेकिन मजीद क्या तब्दीली हुई यहाँ की हुकूमत की तरफ से, एक कॉल लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट आपका छोटा भाई अर्ज कर रहा हूं। जी नवाज भट्ट साहब, खुश आमदेद सर, खुश आमदेद आपका भी। तो मेहमान ग्रामी और इस्लाम अकीदत उनकी खिदमत में, और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत इस्लाम अकीदत। मेहरबानी सर। आपके मेहमान तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। आज इनसे मेरा एक सवाल यूं है जी कि आपकी जाती तौर पर वो जो बेटे हों या कोई और हो, वो तो डॉक्टर, हमारे भी डॉक्टर सभी हैं, आपकी जाती तौर पर आपकी खिदमत क्या सरंजाम आप दे रहे हैं जाती तौर पर? ठीक है, हमें बताइएगा, पब्लिक को बताइएगा कि सियासी पार्टी से बरातर होकर आपकी क्या खिदमत हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हम पर सब पर रहम करे। बल्कि इधर तो आज फ्रांस में नियर अबाउट 473 का ये ठीक है। तो मैंने जो सवाल किया उसका मैं जवाब चाहता हूँ, इस पर बात करते हैं। अल्लाह बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, आप पेरिस से शामिल हुए। जी खान साहब, पहले आप कुछ क्या चाहते हैं या तमाम जो मेहमान हैं अगर मजीद क्या बेहतरी यहाँ पर चाह रहे हैं जो उनको भी पता चले? जी देखिए, यहाँ ये है कि टेस्टिंग किट्स जो है ना, उनका ज्यादा से ज्यादा इनको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें, कम्युनिटीज में जाके टेस्टिंग करें। अब आप ये है कि अगर महदूद कर दें कि जिस तरह के पिछले दिनों दिखाया जा रहा था, मेरा ख्याल है गालबन को टेस्को हो गई या कोई होगा, उनकी पार्किंग में टेस्टिंग हो रही थी। तो ये नहीं है कि जो खुद इंसान जाके करे, बल्कि इनको ये चाहिए कि घरों में जाएं, बल्कि घरों में नहीं, कम्युनिटी सेंटर्स में जाएं, वहां जाके टेस्ट करें, किटें ज्यादा मंगवाएं, टेस्टिंग किट्स। अगर ये हालत रही जो हालत अस्पतालों में हो रही है इस वक्त, तो ये यकीन माने कि हमारे बेड्स कम हो जाएंगे, मरीज ज्यादा हो जाएंगे, और ये इनको मुश्किल होगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतने मरीज हो जाएंगे कि हमारे पास बिस्तर इतने नहीं होंगे। तो इनको कम से कम इस मामले में जाना चाहिए। ये जो हमें खामखा वो इक्तिसादी तौर पे या मुआशी तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर दूसरे दिन हर 2 घंटे के बाद कोई ना कोई होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमली तौर पे कुछ करने से पड़ेगा, अमली तौर पे। अब किरित बेगम, हमारी वो क्या नाम है उनका, सेक्रेटरी जो पटेल है, उन्हें 2-3 दफा लोगों ने ये कहा कि आप अपने कदम उठाएं, किट्स पहुंचाएं। अभी तक किट्स नहीं, अगर अस्पतालों को पहुंची तो आवाम तक क्या होगा? तो ये इनकी अभी ये कमी है और इस पर बात उठ रही है। ख्वाजा मुस्तफा भाई, आप बताइए, जैसे नवाज भट्ट साहब ने भी फरमाया कि क्या, एक तो खैर आपकी जो टीवी पे आना सब मेहमानों का, ये भी एक एफर्ट है कि आप लोगों में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कुछ कंसर्न शो कर रहे हैं। इसके अलावा कोई क्या आप इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, या किसी को डराया है आपने मुख्तारे की तरह, या किसी को क्या कुछ आपने क्या कदम उठाया है? देखिए फारूक भाई, अपने ताई तो हर बंदा अवेयरनेस तो वो सोशल मीडिया पे आप वो देख सकते हैं। आप गए बगैर ऐड किए फेसबुक पे मेरे साथ, तो आप वो देखते रहते हैं कि हम वो अवेयरनेस कैंपेन वो तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम अपने ताई ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो आपके और रब के दरमियान मामलात होते हैं, आप अपने तौर पे अपने इलाके में जिस तरह हो सकता है कर भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं
और फिर यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी, इसके भी काफी ज्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों का साथ दिया है। जब भी मुल्क पे कठिन मरहला आया है, ये हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और कौम की उन्होंने खिदमत की है। लेकिन इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी खुद बहुत परेशान है। अमेरिका में इस वक्त वो वज़ीर आज़म के एक जुमला सुनने को तरस रहे हैं कि कर्टसी में कोई इतने उधर पाकिस्तानियों की अमवात न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, आपको मालूम है मेरा भाई भी वहां से ही है, न्यू जर्सी से, तो वहां पे इतनी अमवात हो चुकी है। उस कॉन्सुलेट के काफी ज्यादा मसाइल है, ना कॉन्सुलेट उनके साथ ताउन कर रहा है ना वो कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ से भी जो लोग पाकिस्तान गए हुए हैं, उनको भी जब वापस वहां पे आ रहे हैं तो उनसे 1,80,000 का वन वे टिकट उनसे कह रही है गवर्नमेंट दें, और उसके बाद फिर वो उनसे कह रहे हैं कि 15 दिन आप क्वारंटाइन करें। ठीक है, क्वारंटाइन करना अच्छी बात है, आप उसको करें, लेकिन वो उनको I-8 में उधर एक निजी होटल है, उस पर ठहरा रहे हैं और उसको 4-5 हज़ार रुपया डेली का जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे स्टक उनसे ले रहे हैं। तो ये एक इंतहाई बात है, क्योंकि देखें यही हमारे वो लोग हैं, इन्हीं ने हमेशा मुल्क को कौम की खिदमत की, और अगर हम इनके साथ ये नारवा सलूक करेंगे तो इनका भी दिल टूटेगा और फिर ये लोग भी उस चीज के पीछे हटेंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा फारूक साहब, चलें ओवरसीज से शुरू करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर भी पहुंचेंगे। एक फंड भी कायम किया गया है वजीर आजम की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर फंड। ओवरसीज से मुतालिक रोजाना पैगामात जा रहे हैं, और जैसे ख्वाजा मुस्तफा साहब ने बताया कि एक तो आने जाने के लिए वन वे टिकट्स के मद में पता नहीं कितने गुना उसमें ज्यादा इजाफा हो गया है, और अच्छे वक्तों में जो सलूक होता था वो भी ओवरसीज के लिए कोई अच्छा नहीं, उनकी यादें वाबस्ता। तो क्या कहेंगे अब ओवरसीज के लिए जो पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पर हमारे सफारत खाना है या कॉन्सुलेट्स हैं, उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नजर आई है आपको? कोई मैसेज आया हो या कोई आप भाई हम भी हैं आप, ये जैसे 23 मार्च गुजरा है तो उसमें तकरीब जाहिर है वो तकरीब नहीं हुई, तो उसके जगह कोई ऐसी काम हुआ कॉन्सुलेट की तरफ से कि उन्होंने आपसे कुछ राब्ता करने की कोशिश की हो? जी सर। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि हमारा मैनचेस्टर कॉन्सुलेट के बारे में मुझे ब्रेडफोर्ड से काफी 2 हफ्ते पहले कॉल्स आई, और एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक लोगों के इंटरव्यू भी लिए कि लोगों ने बड़ा नाराजगी का इजहार किया कि हमारी जो एक्टिंग कौंसल जनरल है, वो हमारी जो लेडी हैं, वो तामन नहीं कर रही। और मुझे खास तौर पे ब्रेडफोर्ड से एक हमारे फॉर्मर लॉर्ड मेयर थे, ब्रेडफोर्ड के लॉर्ड मेयर, अभी 2 साल पहले लॉर्ड मेयर थे, आबद जमाती साहब, उनका मुझे फोन आया कि फारूक साहब ये क्या हो रहा है, कॉन्सुलेट ऑफिस हमारे साथ तामन नहीं कर रहा और लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुझे भी कॉलें आ रही। तो फिर मैंने एक किसी अपने कांटेक्ट वाले साथी को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार इनको मैसेज पहुंचाओ, इनसे बात करो कि ये मुश्किल वक्त है, कठिन वक्त है पूरी कौम के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी, देखिए आप सबको पता है, ये ख्वाजा साहब इस बात के गवाह हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा शोल्डर टू शोल्डर अपने भाइयों बहनों के साथ वो रहे। कभी भी कोई बुरा वक्त आया पाकिस्तान पे तो ओवरसीज पाकिस्तानी, खुसूसी जहाँ जो ब्रिटेन में बसने वाले हैं, यहाँ यूके के अंदर, कभी भी किसी से पीछे नहीं रहे। चाहे वो अर्थक्वेक हो कश्मीर का, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो, चाहे कोई और मामला हो, हमेशा आगे रहते। अब एक कठिन वक्त आया है, कई हजार लोग वो जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, उनके वालिदैन यहाँ हैं, और कई ऐसे लोग हैं, मुझे पाकिस्तान से 2-3 लोगों की कॉल आई, उनकी डेथ हो चुकी है बर्मिंघम के अंदर, और वो वहां बैठे हुए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर। उनको बुलाया गया, अगले दिन 2 बजे बुलाया गया, और 2 दिन हो गए, 48 घंटे के बाद तक भी फ्लाइट नहीं चली। ये लास्ट वीक की बात है। तो वो लड़का मुझे कहता है अंकल आप कुछ करें। मैंने कहा यार यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कहते जी हमें यहाँ बुला लिया, 1,000 पाउंड से लेके 1500 पाउंड भी चार्ज किया। तो अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कहा है, कौम को पुकारा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी आगे बढ़े, तो मैं ये समझता हूँ चाहे कोई नाराज हो या राजी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने तो ओपन उस दिन अपना एक पैगाम में भी लिख दिया है, मैंने कहा भाई आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आप लोग वहां PIA की प्रवास की एक दिन वो ऐलान होता है कि जो स्पेशल फ्लाइट है वो चल रही है, दूसरे दिन ऐलान होता है कि स्पेशल फ्लाइट नहीं चल रही है। तो ये क्या खेल है?
लोग वहां इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से, उनको ना कोई होटल दिया जा रहा है। वो कहते हैं जी हमारे पास रिजर्व होटल ही नहीं है, जो वो क्वारंटीनिया वाले लोग हैं उनको ट्राई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज्यादा कोई अच्छा इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है, मगर सच्ची बात कहने में देखो, अगर मैं यहाँ मक्कर मारने की कोशिश करूंगा तो लोग जो सुन रहे हैं वो कहेंगे ये भी उन्हीं के साथ का है, मुझे भी गालियां पड़ेंगी। तो मुझे तो अपने हक और मुझे तो अपने ज़मीर के मुताबिक बात करनी है। अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, मुझे नहीं लगता कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो कोई पार्टिसिपेट करेंगे जैसे वो पहले करते थे। शायद कुछ लोग आगे बने हैं। सीधी सी बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खुद इस वक्त मजबूर हैं। जो जितने बड़े बिजनेसमैन थे, जितने बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, 1 महीने के ऊपर हो गया घरों में बैठे हुए हैं, बिजनेस ठप हैं, सब लॉकअप हो चुका है। तो जितना कोई ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है उतना ही ज्यादा उसके ऊपर बारी बार कम बोझ भी उतना ही उस बिल्कुल सही। मैं वसीम साहब आपके पास आता हूँ कि कोई वो उस अंदाज से वो शिद्दत होगी जिस तरह पहले जलजला जदगान या सैलाब जदगान के लिए हुआ। एक कॉल लेने के बाद खाज साहब आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी नकवी साहब खुश आमदेद। पैनल को भी सलाम हो। मेहरबानी। पाकिस्तान में तो बात हम बाद में करेंगे, अब जो बात यहाँ की हो रही है जी उसमें मैं तीनों भाइयों से एक सवाल भी करता हूँ जी, और इनका वो सवाल नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा जी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब 65 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी, जब जंग शुरू हुई, गोलाबारी शुरू हुई बॉर्डर पे, तो लोग अपना घर बार छोड़ के सामान दे के तो वो वहां से निकल आए। तो पूछा भाई क्या हुआ है, तो वो कहने लगे जी वहां पे गोलाबारी हो रही है और वहां तो मौत है, रहना इसलिए हम चले आए हैं। अब मैं तीनों से सवाल करूंगा कि वहां पे मौत सामने नजर आती है, गोलाबारी नजर आती है, तो हम घर भी छोड़ आते हैं, सब कुछ छोड़ के चले आते हैं जी, महफूज जगह पे चले। अब मैं इनसे पूछता हूँ, वो जो सवाल कर रहा था जी कि मौत तो एक दिन आनी है, तो उसका जवाब आपने देना है कि क्या कोरोना वायरस हाथ में गुलाब का फूल लेके खड़ा है, क्या आपका इस्तकबाल कर रहा है? सही। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोरोना वायरस वो जालिम चीज है इस वक्त दुनिया में कि जिसने बड़े बड़े मजाइल बरदार जहाजों को, बड़े बड़े सुपर ताकतें जो मजाइलों पे मान करती थी, उन्होंने बहरी जहाज जो उनके बड़े बड़े जहाजों पे मान करते थे ना, वहां भी 550, 600 तो गवर्नमेंट का पता नहीं अंदर कितने हजार उन्होंने इस कोरोना ने लटा दिए हैं और मजाइल वहां पे कोई काम नहीं कर सके। तो अब जब यहाँ की ये हालत है कि बहरी बेड़े तक जो है वो नहीं कोई इसका रुकावट पा सके, और दूसरा ये है कि हम लोग जब ये देख रहे हैं कि कोरोना की तबाही किस तरह दुनिया में आ रही है, और उसके बाद फिर हम ये मैसेज देते हैं कि मौत एक दिन आनी है। अगर मौत एक दिन आनी है ना भाई जी, तो वो इस तरीके की मौत ना लो, बल्कि अक्सर लोग अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें इस किस्म की मौत ना दे जो हमारे लिए इबरत का निशान बने। तो अब मैं आप भाइयों से सवाल करता हूँ कि क्या जो ये लोग ये सवाल करते हैं कि मौत तो एक दिन आनी है, और वो ना कोरोना की परवाह करते हैं, ना सीरियस है, और ना ही वो घर में बैठते हैं, तो क्या आपका क्या इसका जवाब होगा? इसको आप जवाब भी देंगे और ये मैसेज की शक्ल में भी होगा। बाकी पाकिस्तान का मैं फिर कॉल करके भी बात कर सकूंगा, वो ऐसी कोई बात नहीं। सही है, थोड़ा सा रोशनी डाल दे तो मेहरबानी हो। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब ग्लासगो से आप शामिल हुए। जी वसीम ख्वाजा साहब, आपसे भी यही बात पूछेंगे जो फारूक साहब से हम बात कर रहे थे। जी सर। जी हाँ, बस पहले तो मैं नकवी साहब को, माशाल्लाह नकवी साहब तो हमारे, आपको पता, पुराने साथी हमेशा हमारा साथ देते हैं। नकवी साहब इससे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारा ईमान जो है वो होना चाहिए मौत पे, लेकिन चीज़ ये है कि एहतियात तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हुआ है कि आप एहतियात करो। तो जो लोग समझते हैं कि नहीं जी एहतियात नहीं करनी और ये मुसलमान है इन्हें वो छुएगा नहीं, तो मेरा ख्याल है शायद कोरोना फिर इनसे पूछ लेगा आपका मजहब कौन सा है, मैं छूऊं कि ना छूऊं। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। पहले भी इनको कहा है नहीं, जो दुनिया के साथ होता है तो वो होना चाहिए। बाकी जिस हद तक हम फारूक साहब की बात कर रहे थे कि यहाँ के कॉन्सुलेट्स
और एम्बेसी हमारी और उस पे आता हूँ। देखो प्राइम मेरा मिनिस्टर तो फंड। ये देखो चीज ये है कि सफारत खाने को मैं तो गारत खाने कहता हूँ, क्योंकि इनसे आप अच्छा, उम्मीद मत रखें, इनसे आप ठीक उम्मीद है। मत रखें कि इनसे कोई कभी खैर का काम आप करवा लें या कुछ करवाएं। मैनचेस्टर के हालात फारूक साहब ने बड़े अच्छे फरमाए हैं, क्योंकि ये बड़े करीबी इनके तल्लकात रहते हैं। मैं तो शुक्र अल्लाह के मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मैं कभी उस ठीक है, दरवाजे में भी नहीं कभी जाता। ठीक है। हालात जो पाकिस्तान के ये हैं, हमारा भी एक बच्चा पाकिस्तान से आया तो उससे पूछा हालात क्या है, तो उसने कहा जी पुराने ज़माने में आपको पता है सिनेमा की ब्लैक टिकटें हम लिया करते थे, उसी सही हालत है, में हमें ये पीआईए की टिकट मिली है। ख्वाजा बिल्कुल। साहब ने बड़ा फरमाया है कि देखें चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर सिर्फ चंदा देने के लिए हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए आप कम से कम वहाँ क्राइसिस डेस्क बनाएं। यहाँ सफारत खानों में क्राइसिस डेस्क होते हैं, नॉर्मल हालात जो सफारती हालात होते हैं उनमें हर सफारत खाने में एक डेस्क बनाया जाता है, जिस पे अब चीज़ ये है जिसका फरूक साहब ने बताया कि ब्रेडफोर्ड में 2-3 अमवात हुई हैं। अब वो अगर जी हाँ। अपने अजीज़ों तक पहुँचना चाहते हैं या उसकी को खबर लेना चाहते हैं, तो खातून यहाँ जो वेलफेयर अटैची हैं, वो वेलफेयर जी, के लिए आई हैं, वो फीते काटने के लिए या दावतें खाने के लिए या मेहमान खसूसी बनने के लिए नहीं आई। वेलफेयर सही। वालों का ताल्लुक जो होता है वो कम्युनिटी की वेलफेयर से है। तो अब मुझे बताएं कि हमारे कौन से सफारत खाने में या कौन से कौंसलेट जनरल में या कौंसले कौंसलर में हमारे क्राइसिस डेस्क बने हुए हैं। जब तक ये चीज़ें हम में ये शऊर नहीं आएगा, ये एक डिप्लोमेटिक हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अगर ये हम में नहीं आएगा तो किस में आएगा? इसलिए अभी भी हम अगर नया मुल्क तो बन गया है, नया पाकिस्तान तो बन गया है, कुछ नए असूल भी तो हो ना हमारे फिर। अगर वो भाई सही, के सही। ख्वाजा साहब के भाई न्यू जर्सी में हैं, वो हाँ, अलहदा हैं, इनके अजीज जो पाकिस्तान गए होंगे वो अलहदा तड़प रहे हैं। फारूक साहब के अजीज पाकिस्तान में हैं, यहाँ वो अलहदा तड़प रहे हैं। हमने तो ये चंद दिनों में जो देख लिया है पीएई की फ्लाइटों पे जो लोग जिस तरह आ रहे हैं, वो जो मारा मारी है वहां, तो अब तो ये तक हो चुका है, इसमें कोई कबाहत नहीं छुपाने में कि लोग मिनिस्टरों की सिफारिशें करवा रहे हैं। उन मिनिस्टरों की जो माजी के मिनिस्टरों को बुरा कहते थे, खुद उसी लाइन पे लग गए हैं और अब वो सिफारिशें कर करके मिनिस्टरों से वो भी 2-2 लाख रुपए तक टिकट देनी पड़ती है। सही, तो ये इस सही। चीज का जो है जवाब हुकूमत को करना पड़ेगा। इमरजेंसी में ये चीजें हुई हैं, हमने देखा है पुरानी हुकूमतों को, हमने देखा है। मैं पुरानी का मतलब ये नहीं कि मैं चंद ये 15 साल हुकूमतों की बात करता हूँ, मैं उनसे पहले की हुकूमतों में देखता हूँ। युगांडा में क्राइसिस हुए थे, पाकिस्तान ने स्पेशल फ्लाइटें भेजी थी कि भाई इनको पिक करके लाओ। कोंगो में क्राइसिस हुए थे, पाकिस्तान ने स्पेशल फ्लाइटें भेजी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फ्लाइटें थी, उस पर कोई पैसा वैसा नहीं लोगों से लिया गया था। सही, सही। टिकटें बकायदा यानी ये गवर्नमेंट ऑफ चीज़ें पाकिस्तान। पहले ममालिक जो हैं वो दूसरे आपने निशानदेही की। तो मैं एक कॉल लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आली नस्ला मदद। मौला अली मदद, मौला अली मदद। जी फारूक भाई माशाल्लाह, आपके तीनों मेहमानों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के हजूर दुआ है कि पाक परवरदिगार, ये हमारे बुजुर्गवार हैं, पाक परवरदिगार इनकी फैमिली के बच्चे, इनके रिश्तेदार सब सलामत रहें और पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहब्बत के सच्चे से इस बात से इंसानियत को बचाए। और जितने भी हमारे मेहमान हैं ग्रामी हत्या, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को महफूज रखे। छोटी सी एक बात, तीनों मेहमानों से कोई भी अगर जवाब दे सके तो माशाल्लाह मैं मशकूर हूँगा कि जिस तरह से चलो ये वबा फैली थी या देखने में आई अदर कंट्रियों में, क्योंकि मेरा भी रास्ता जो है ना स्पेन में भी रहा, शुरू से ही रहा, और फ्रांस में रहा, तुर्की में रहा, वो क्या कहते हैं जी जी। स्पेन में और फ्रांस में, और तीसरा जो इटली में भी रहा। वो उधर भी मेरी परसों बात हुई थी। तो जिस तरह मैं किसी से भी कोई भी जवाब दे सकता है कि वहां जो लॉकडाउन हुआ, वहां जो जिस तरह के बिल्कुल सख्ती के साथ जो किया गया, मैं इधर यूके में नहीं देख रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं तो जिस टाउन में रहता हूँ मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि और तो मैं देखता नहीं। छोटी मोटी सर्विस चलती है, बसें चलती है, और मैं ओवर 60 और 70 लोग देखता हूँ जो बाहर जाते हैं मार्केट में, सुपर मार्केट में सौदा लेते हैं। तकरीबन जो ब्रिटिश लोग होते हैं, जैसे इंग्लिश लोग हैं, अपने घरों में चले गए। लेकिन आखिर ये इसकी वजह क्या है? अगर ये इस गैदरिंग की वजह से अगर ये फैलता है तो फिर ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल करना चाहिए। और जो लंदन के हालात है सुनते आ रहे हैं,
मैंने देखा तो नहीं है ना कि किस तरह के हालात चलते हैं, खबरें आती है कि इतने बंदे जो है ना वो इस दुनिया से चले गए, और ये बसें जो चल रही हैं और छोटी मोटी सर्विस है, इस पे अगर कोई किस तरह का कंट्रोल होगा, क्या करना है इस गवर्नमेंट की, कौन सी पॉलिसियां ऐसी हैं जिस तरह से हम, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 5वां हफ्ता है मैं घर में स्टिल हूँ, अगर कोई चीज वगैरह लेनी हो तो मैं खुद जाता हूँ। इसी तरह और भी ऐसे लोग हैं हमारे साथी, क्योंकि हमें अपना, अपने बीवी बच्चों का, अपने हमसायों का, अपने फैमिली का, हर किसी का हमने ख्याल खुद रखना है कि क्या करना है, कितनी हिफाजती तदबीर हमने अख्तियार करनी है। तो गवर्नमेंट लेवल से जो है हिदायत मिलती है, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइएगा। पाक परवरदिगार आपकी हिफाजत फरमाए, आपको सेहत दे, सलामती दे, और इस वबा से अल्लाह पाक आप सबको बचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत हैं, पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा हमें फिक्र पड़ गई हमारे शाहीन भट्ट साहब की सेहत से मुतालिक, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो बेहतरी की तरफ गामजन है, रिकवरी मोड में है, और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। उनसे जरा बात करते हैं और पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। भट्ट साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने आपको दोबारा सेहत दी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जाहिर है प्रोसेस जरा आहिस्ता आहिस्ता है, तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब थोड़ी देर बात करने के लिए हमारे साथ। हमारी तरफ से भी उनको सलाम कहिएगा और मुबारक आपने मुझे लाइन पे लिया। जी, आप यकीन करें कि जब से ये मुझे कोरोना की प्रॉब्लम हुई थी जी, मेरा ख्याल है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, इतनी तफसील से इतने ज्यादा मैसेजेस मुझे मिले आप लोगों के, आप फेसबुक पर, टीवी के ऊपर। आप हमारे बड़ी कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। वाकई मेरे दोस्त साथी अहबाब जो हैं वो मेरे साथ हैं, और उन्हीं की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुश्किल सूरत हाल से निकला हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। बस ये समझ लीजिए कि ये एक इंतहाई खतरनाक, खौफनाक, मौत के बिल्कुल करीब की बीमारी है। वैसे तो हमें जिंदगी मौत का एक सेकंड का भरोसा नहीं है, कब किसी के वक्त साथ क्या हो सकता है, लेकिन यकीन करें कि ये जिस तरह रोजाना की तादाद पे लोगों का इंतकाल खुदा न खास्ता हो रहा है, उस लिहाज से तो ये एक मुआजिज़ा है मेरे लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की, इसकी दुआएं और मोहब्बत है। इस मोहब्बत से लोगों ने दुआएं की है। बस मैं कहूँगा ये एक मुआजिज़ा था, एक कमाल था मेरे रब का, और आप लोगों की दुआएं थी जिन लोगों से की वजह से मैं आज दोबारा ये बात करने की पोजीशन में हूँ। और भट्ट साहब, ये दुआएं बेशक अभी वैक्सीन इजाद हो ना हो, कितने अरसे बाद हो, हमें उससे सरोकार नहीं है, लेकिन यकीनन दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आती हैं, और आपके लिए दुनिया के हर जगह से आपके अजीज वकारब, दोस्त, और फिर टीवी के जो लोग आपके जानने वाले हैं, सब ने आपके लिए दुआएं की हैं, और कल से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो आवाज, मुझे जो आपने कल फेसबुक पे पैगाम दिया, आज उससे बेहतर नजर आ रहे हैं, कल आने वाले कल उससे बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो फिर कभी एनएचएस से मुतालिक जो आपका तजर्बा गुजरा, उससे मुतालिक भी बात करेंगे जब आप मुकम्मल सेहतियाब होकर खुद प्रोग्राम में आएंगे। जी बता दें अगर बताना चाहें तो। जी प्लीज। क्यों नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आप बता सकते हैं जरूर बताइए। फारूक साहब, असल में सच कुछ ही ना जी, तो मैं जाती तौर पर इलाज पे यकीन करता हूँ, और मैं समझता हूँ खुदा के बाद दुनिया में अगर कोई शख्स मसीहा है वो है डॉक्टर, नर्सिस, हमारा फ्रंट लाइन पे काम करने वाला अल्लाह जी। लेकिन फारूक साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े तजर्बे से ये कहूँगा कि हमारे यहाँ इस वक्त गवर्नमेंट की जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें इतनी ज्यादा अनक्लैरिटी है, अनसर्टेनिटी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बेशक इसमें हेल्थ स्टाफ ने बड़ा अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, साथ साथ बड़े खौफनाक एक्सपीरियंस भी हुए। इस तरह का बिहेवियर देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ और घर से पैदल जाओ, अपनी गाड़ी लेके आओ और अपनी बीमार बेटी और अपने आप को यहाँ से निकाल के जाओ, हम आपको एम्बुलेंस नहीं दे सकते। एक स्टेज में ये भी कहा गया कि तुमने एम्बुलेंस कॉल क्यों की है, तुम्हें नहीं पता कि पैंडेमिक चल रहा है और तुम्हें एम्बुलेंस कॉल कर रहे हो। हालांकि मुझे जीपी ने एडवाइस किया कि तुम्हारी सांस ठीक नहीं चल रही, तुम फौरन 99 पे कॉल करो। और इंतहाई बैड एक्सपीरियंस हुआ। वो पैरामेडिक ने इंतहाई रूड तरीके से डांटा और कहा कि तुमने कॉल ही क्यों की,
तुम खुद ड्राइव करके क्यों नहीं चले गए हॉस्पिटल में, हालांकि हॉस्पिटल खुद से कोई बंदा ले ही नहीं रहे थे। और इंटरनल हॉस्पिटल की मैं ये बताता हूँ, नॉर्थ मैनचेस्टर हॉस्पिटल की बात जी, कि वहां पर जिस दिन मैं वहां हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, पूरी हॉस्पिटल में मैं, मेरी बीवी और बेटी इमरजेंसी में थे, मैक्सिमम 3 या 4 लोग और होंगे। और 4 घंटे के बाद उन्होंने कहा तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया, अब तुम घर जाओ और ये बिस्तर जो है अभी खाली करो। हमने कहा हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्या मैं टैक्सी कॉल कर लूं? उन्होंने कहा नो, तुम्हें तो कोरोना है, तुम टैक्सी नहीं ले सकते। फिर मैंने कहा फिर कैसे जाऊं मैं, कैसे तुम्हारा है? 6-7 आवर्स मैंने वेट किया एम्बुलेंस का, फिर भी नहीं आए। और रात को 10 बजे मैं 15 मिनट की वॉक करके कोरोना की हालत में वॉक करके मैं घर आया। यही मुझे कहा गया कि जाओ और अपनी गाड़ी लेके आओ, वरना रात सारी बैठे रहोगे और तुम्हें बिस्तर नहीं मिलेगा, तुम चेयर पे जाके बैठो, क्योंकि हमने ये बिस्तर जो है इमरजेंसी के लिए सेव किए हुए हैं। वहां मैंने इंसिस्ट किया, बहस की लोगों, डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, कि देखो सारा हॉस्पिटल खाली पड़ा है, जब कोई आएगा हम छोड़ देंगे, लेकिन ये तो ना करो कि नहीं, हमने ये बिस्तर खाली रखने हैं। और हमें बिस्तर खाली करवा के कुर्सियों पे बिठाया गया। 5 घंटे हमने, मैंने और मेरी बीवी ने कुर्सी पे गुजारे सांस की तकलीफ के साथ। और 15 मिनट वॉक करके मैं घर आया, अपनी गाड़ी ली और अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से व्हीलचेयर में डाल के अपनी गाड़ी में लेके वापस आया। ये है प्रैक्टिकल पोजीशन। वहाँ पर हॉस्पिटल मुकम्मल खाली पड़े हैं, किसी को वो लेने को तैयार नहीं है। जीपी को फोन करो, वो कह रहे हैं 111 पे करो, 111 को करो, कह रहे 99 पे करो। और 99 वालों ने क्लियरली कहा कि मैं तुम्हें बैन करूंगा, तुमने एम्बुलेंस कॉल क्यों की, तुम खुद ड्राइव करके जा सकते थे। मेरा सांस नहीं निकल रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा आई एम नॉट द डॉक्टर, मैं अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक कर सकता हूँ? तुम देखो कि मुझे बोला नहीं जा रहा। आज मैं 70-80% बेटर हूँ उस दिन से, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, तुमने एम्बुलेंस कॉल क्यों की। वहां पर कुछ भी नहीं है, सिवाय यकीन करें कि एक जिग-जैग बनाया हुआ उन्होंने, किसी को 111 पे कॉल कर लो, कोई 99 पे कॉल, यानी डिले टैक्टिक्स हैं कि टाल मटोल करें। अच्छा भट्ट साहब, क्योंकि ये तो मैं नहीं चाह रहा कि आपको मैं थकाऊं, लेकिन चलते चलते नाजरीन को जैसे ये सिचुएशन आपने बता दी, एक आपने आप बीती बता दी, लेकिन हम जो एक बड़ा मान करके बैठे हुए हैं कि कुछ भी होगा, चले अस्पताल जाएंगे, बड़ा आराम आ जाएगा, क्या कहेंगे, कैसे एहतियात करें? वो नहीं, बिल्कुल नहीं जी। फारूक साहब, हॉस्पिटल आपको वेलकम नहीं कर रहे जी, वो लेने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में जी। उनका सिर्फ यही है। और बल्कि जब आप 99 कॉल करते हैं तो क्लियरली कहते हैं अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में हैं तो हॉस्पिटल आपने आना, वरना आपने घर ही मरना है। यही है उनका एक्चुअल मैसेज। और जब तक आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं तुम्हें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। वहाँ पर इवन ऑक्सीजन लेवल दिया जा सकता है, वहाँ पर फैमिली सपोर्ट दी जा सकती है, मोरल सपोर्ट दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस एक भाग दौड़ लगाई हुई है फॉर नो रीजन। और इसमें रियल जो है सपोर्ट वो नहीं है, और कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, खुदारा ये इस चक्कर में न रहें कि हमें NHS सेव करेगा। NHS ने और हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, डेली फिगर दे रहे हैं कितने लोग मर गए, कितने बच गए। और ये सिर्फ मेरे अल्लाह का कमाल है, किसने जिंदा रहना है, किसने बचना है। इसमें कोई एज ए पॉलिसी या एज ए कोई ट्रीटमेंट, कोई देयर इज जीरो ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है NHS का। NHS जो टोटली तौर पर इस टाइम जो है वो कोई मफलूज है और कोई पॉलिसी नहीं है। और ये नहीं कि उनको बर्डन बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं, वहां पर वो किसी को लेने को चाह नहीं रहे। तो यही सूरत है, अपना बचाव आपने खुद करना है, हमने अपने आप को खुद सेव करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आंखें खोल दी, सबकी नाज़रीन तक मैसेज पहुंचा, और लाख लाख शुक्र है उन लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने दुआएं की भट्ट साहब के लिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपके लिए प्रोग्राम जब लाएंगे तो मजीद तफसीलन बात करेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं और आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। आपकी वाइफ भी बीमार थी, डिसेबल बेटी के साथ आप ये सारी जंग लड़ते रहे
और कितनी बड़ी एक आपके यारों दोस्तों के लिए कितनी बड़ी मजबूरी और ये सिचुएशन, ऐसा कोरोना वायरस के कोई मदद के लिए भी नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी एक सूरत हाल है, दिल दुखाने वाली, लेकिन अल्लाह ने आपको उस फेज से निकाला, बहादुरी से आप उससे निकले। मौला आपको सलामत रखे और इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, शाहीन भट्ट साहब हमारे साथ थे और मैं चाहूंगा फारूक साहब आप और फिर ख्वाजा साहब भी इस पर बात करें। इन्होंने रियलिटी बता दी है, हमारे सामने रख दी कि क्या सूरत हाल है और कितना सिर्फ आदादो शुमार है। आज ही 847 और जैसे हम बात कर रहे थे अब बताया जाता है कि हॉस्पिटल डेथ्स जो है, घरों में भी लोगों को धकीला जा रहा है कि जी कोई मरता है तो मरे, हम इधर ना आए। तो क्या कहेंगे फारूक साहब ये सारी बातें सुन के? देखिए, सुनकर बड़ा दुख भी हुआ और इसी वजह से मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि हमारा जो नेशनल हेल्थ सर्विस सिस्टम है ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। वो ये तो आप देखें ना, व्हाट्सएप तो जो आप बीती उनके साथ जो बीती बात है वो बता रहे हैं, वो जो उनके साथ वाकयात पेश आए। और ये कोई पहले व्हाट्सएप नहीं है, और लोगों की भी ये इसी तरह की शिकायत लंदन से बहुत आ रही हैं। लंदन में कुछ लोग जो ठीक होके घर पे वापस आए ना, वो भी इसी तरह की दास्तानें बयान कर रहे हैं। और मेजॉरिटी अब लंदन में तो ये परसेप्शन बिल्ट हो चुका है कि आपने हॉस्पिटल नहीं जाना है, अगर जिंदा रहना है तो घर में ही रह के फाइट करो और शायद बच जाओ, हॉस्पिटल जाओगे तो वापस नहीं आओ। ये एक परसेप्शन लंदन के अंदर इलफोर्ड से मुझे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, सॉरी मैं माफ करना, 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं इलफोर्ड में, वो मेरे साथ वो कौंसल जनरल भी रह चुके हैं उधर हॉलैंड में किसी जमाने में। उनका मुझे फोन आया था, उनका अपना एक वहाँ छोटा सा कारोबार भी है इलफोर्ड में। तो वो कहते हैं यार यहाँ इलफोर्ड के अंदर तो जो जितने मेरी और तुम्हारी एज के जो बाबे हैं ना 70 प्लस के, उनको तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है, पूछने वाला ही नहीं है। वो घरों में बस वो अगर ठीक हो रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं, वरना मर रहे हैं। जी हालत है। अल्लाह अकबर। वसीम साहब, एक तो जैसे एनएचएस का जो एक स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, या वो तो जिस हद तक जंग लड़ सकते हैं वो एक अलग इशू है, या उनकी तादाद है, उनके पास खुद जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है, किट्स नहीं है। और दूसरा है हुकूमत की तरफ से सहूलियात देना। मैं हमेशा यही बात करता हूं कि अच्छे वक्तों में जब कुछ भी कोरोना वगैरह नहीं था, उस वक्त इमरजेंसी में जाते थे और 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए थे अगर आपने डॉक्टर को अपनी नब्ज भी दिखानी है तो अब तो सूरत-ए-हाल पता नहीं अजीबो गरीब होगी, जो जैसे भट्ट साहब ने बता दिया। तो क्या कहेंगे सर कि हमें खुद मोहतात होना पड़ेगा, एनएचएस के ऊपर ना रहे, और जैसे वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि सेव करें एनएचएस को, तो यही सूरत-ए-हाल है, वो इन लोगों को सेव नहीं कर रही, हमें सेव करना पड़ा एनएचएस को। जी सर। ये खुला इशारा है, भट्ट साहब की पूरी आप बीती जो है जाहिर है कि वो बिल्कुल जो बता रहे थे बिल्कुल उस पर हकीकत है और मेरे इल्म में है ये बातें। जी, इससे भी करख्त बातें हमारे इल्म में है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते टीवी पे, लेकिन ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों को देखते हुए खुद मोहतात होना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पूरी कोशिश करें कि वो नौबत ही ना आए कि हमें अस्पतालों में जाना पड़े। तो मेरे जो अहबाब दोस्त, जो कॉलर, हमारे जो लिसनर्स हैं, अगर वो ये इसी बात को सुने कि हमारे पास तो भट्ट साहब ने जो बयान किया है उसमें तो किसी चीज़ का शक की गुंजाइश ही नहीं है ही नहीं। और यकीनन उसमें नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हम खुद जानते हैं अस्पतालों में क्या हो रहा है, तो इसलिए इनको मेरी तमाम इंसानियत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदा के लिए अपने लिए नहीं जीना, ना जिए, लेकिन इंसानों के लिए जिए, अपनी औलाद के लिए जिए, आने वाली नस्ल के लिए जिए। एहतियात करें, बाहर ना निकलें खामखा में ही, और जाएं भी तो अपने वो हिफाजती इकदाम करके जाएं। अच्छा ख्वाजा मुस्तफा साहब, मैं अब क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं जरा पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात छेड़ लूं। सिंध, क्योंकि आप खुद पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब मामला जो है वो शुरू में लॉकडाउन से मुतालिक तो काफी सिंध हुकूमत ने जो है वो शाबाशी वसूल कर ली, लेकिन अब जो सूरत हाल है अभी भी टंडोला यार से, जैसे भाई ने बताया कि वहां पर जो हेल्थ हॉस्पिटल है वो भी कोई खातर खा इंतजाम बहुत कम है। फिर पता चला है 8 अरब रुपए बांटे गए हैं, वो दूसरे हाथ को नहीं पता चला। तो और आपस में जो रस्साकशी है वो अलग से है। तो क्या कहेंगे सर, ये कैसे बेहतरी हो सकती है? वहां पे तो फिर लोग भी कम सीरियस है, तो हुकूमतें भी सीरियस नहीं होंगी,
तो खुदा न खास्ता अगर ज्यादा वबा फूट पड़ी, अभी तो कुदरत की तरफ से एक ईज है या भी आसानी है कदरे, लेकिन खुदा न खास्ता वबा ज्यादा फूट पड़ी तो फिर क्या होगा? जी ख्वाजा मुस्तफा भाई। देखें फारूक भाई, सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से। सेहत कामला अता फरमाई, मज़ीद उनके ऊपर करम करे, और उनसे भी दुआ की गुजारिश है कि हम सब के लिए वो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी इससे महफूज रखे। और दूसरी बात फारूक भाई, मैं एक लाइन में ये कहूँगा कि जो NHS की बात हुई, वो बात भी है कि मैं एक छोटी सी लाइन कहूँगा कि डॉक्टर के पास अगर कुछ भी ना होना, वो अगर प्यार से मरीज से बात भी कर ले तो मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। और ये तो बीमारी, इसको तो दवाई चाहिए ही नहीं है, इसमें तो टोटल उसका आपने मोरल बिल्ड करना है और उसकी विल बढ़ानी है। और इसमें तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पाकिस्तान में भी और इधर भी हमें अपनी टेस्टिंग किट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। हमें नर्सिंग और डॉक्टर स्टाफ की, जैसे कि आप ये देखें कि कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके बावजूद यहाँ पर ये जो भट्ट साहब ने हालात बताए, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये हालात यहाँ पे होंगे। मैं तो खुद उनकी बातें सुन के मेरे रोंगटे, आप कह सकते हैरान हो गया कि ये, क्योंकि मैं न्यू इस मुल्क में, मुझे इतना पता भी नहीं है। सही बात, सही बात। और फिर उसके बाद जो आपने बात की सिंध की, जो आप वो बात कर रहे थे, तो भाई ने कहा कि उन्होंने तारीफ भी की साथ, और साथ ये भी कहा कि तो बेहतरी की जरूरत है। हाँ, हर जगह पे बेहतरी की जरूरत होती है, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे है। और जो दूसरी बात फारूक भाई आपने 8 अरब की, वो 8 अरब वाली कई ये इनके वज़रा ने ये बातें फैलाई थी, और जिस तरह बातें फैला के सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, मैं सेक्रेटरी हूँ मरकजी सेक्रेटेरिएट का, मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ कि हमने पहले उन्होंने कहा कि 18 अरब, फिर इन्होंने कहा 12 अरब, फिर इन्होंने कहा जी 8 अरब का राशन तकसीम किया। हमने कोई 8 अरब का राशन तकसीम नहीं किया, हमने 2-2.5 अरब का भी राशन तकसीम नहीं किया। ये इन्होंने गुमराह किया, इन्होंने वफाकी वज़रा ने बयान दिए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी और बाकी गुमराह हुए। हमने कोई राशन नहीं दिया, इसमें का अगर लाजिम बातों को राशन दिया होता तो नजर आता, तो वो नजर आता। बिल्कुल सही। खान साहब मैं कॉल ले लूं, मैं कॉल ले लूं। जो WHO है वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है अहमद साहब। जी अहमद साहब, जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। और शहीन भट्ट साहब को बहुत सलाम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे उनकी बच्ची को। शुक्र की बात सुनी, खुशी हुई जी। अल्लाह ताला सबको अपने महफूज रखे। और उन्होंने ये सही बताया है कि ये, मैं यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी हर जगह ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, लेकिन इसमें जो इन्होंने ये एहतियात बताई है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बेशक आप हम फोन भी करते हैं तो ये उठाते नहीं, डरते डॉक्टर जो है ना, इन लोगों ने बहुत जो लॉकडाउन किया हुआ है, ये इसी वजह से कि ना कोई कांटेक्ट हो, ना रास्ता हो, ना कोई आए ना कोई जाए, ये हर जगह चल रहा है। अब तरक्की याफ्ता ममालिक जो अमेरिका, आप देखें 2200 आ रही रिपोर्ट वहां से, तो ये सबसे ज्यादा बेहतरीन जो भट्ट साहब ने बताया, ऐसे करने से अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। और यही एडवाइस सबसे ज्यादा बेहतर, और गर्म टी कहवा यानी एहतियात ही करें। सही है अहमद साहब, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, टाइम थोड़ा रह गया है, बहुत माजरत। अब जी मुस्तफा भाई आप कंप्लीट कर लो। आप मुस्तफा भाई, ये लैपटॉप से आप हमारे साथ हैं या मोबाइल से आप हमारे साथ हैं? मैं लैपटॉप से साथ हूं। तो मैं आपको मोबाइल कॉल करता हूं, आप मोबाइल से आपकी आवाज सुन लेते हैं, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं है। मैं उतनी देर फारूक साहब से रब्ता कर लूं, आप मोबाइल से, ऑडियो आपके मोबाइल से मैं ले लेता हूं मुस्तफा भाई। जी फारूक साहब आप बताइए सर, उतनी देर में कि पाकिस्तान के हवाले से, जो जफर मिर्जा के भी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, कुछ लोग कह रहे हैं उनको हटा दिया जाए, तो क्या फरमाएंगे आप? इमरान खान हुकूमत काम सही कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोगेटिव है, उनकी डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। मगर मेरा जो जाती व्यू है वो इस बारे में ये है कि जो थोड़ा सा कानून का आदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये कोई डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होती। अब बात चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है,
और जजेस ने बड़े गलत किस्म के बड़े बुरे रिमार्क्स दिए हैं। और अगर ये बात सही है, जो जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बात कही है, अगर वो बातें सही हैं तो दैट मैटर मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, एन ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये अपने दाएं बाएं नजर रखें, देखें। आज जो हालात जा रहे हैं वो ये हैं कि पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, पूरे दूसरी सियासी जमातों को भी साथ लेके चले। और अगर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब इतने ही काबिल और मंजे हुए इंसान हैं तो उनके ऊपर ये जो सही है हार्फ आया है, अच्छा फारूक साहब, इसी इशू पे जरा नहीं है ना कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि ये करप्शन में मुलव्वस हैं, अगर हैं, और इनको लाने वाला कौन है। पहला सवाल तो ये है कि तो सवाल उठना चाहिए, बड़े एक मंजे हुए सियासतदान हैं, अच्छे क्रिकेटर भी रहे, उनको चाहिए कि इस बात पे गौर करें कि उनके जो अपने साथी हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ के आए हैं, क्या उन लोगों में कोई इतना काबिल आदमी नहीं है, उनके पास इलेक्टेड आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ऐसी पोस्टें दी जाएं। वो लोग जो 22 साल से 20 साल से उनके साथ चल रहे थे, चाहिए तो ये कि उनको साथ लेके चलें। ये पूरी की पूरी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं, 20 के ऊपर तो एडवाइजर बने हुए हैं। अब मुझे तो यानी ये इसका वो जो चॉइस है, चॉइस से मुतालिक भी वो आपको शुरू दिन से, जैसे बुजदार साहब के हवाले से। जी ख्वाजा मुस्तफा, आप कंप्लीट कर लें फिर, क्योंकि आपकी आवाज का ये मसला आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपकी आवाज पहुंचे। जी फारूक भाई, आप सुन सकते हैं? ठीक, जी हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज लैपटॉप से हम सुन रहे हैं। जी अच्छा फारूक भाई, वो ऐसे है कि जिस तरह मैं ये इश्यू था बहुत इम्पोर्टेंट, मैं ये बात करना चाहता था कि जो मुसलमानों के साथ सलूक दुनिया भर में, जिस तरह फलस्तीन में हुआ, कश्मीर में हुआ, तो ये लॉकडाउन कर दिया गया, इनके ऊपर कर्फ्यू लगाया गया, तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। और यही जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनको ये उनके लिए पैगाम है रब ताला की ज़ात की तरफ से कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह करेंगे, इंसानों के साथ इस तरह करेंगे, तो आपके साथ भी आज पूरी दुनिया लॉकडाउन। और दूसरी बात जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है फारूक भाई, वो इस वक्त भारत में जो हो रहा है, वो इस कोरोना वायरस की वजह से वो इशू इस वक्त मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं हो रहा। वो ये कि इस वक्त भारत में जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, वो इंतहाई मोदी की फाशिस्ट जो इक़दामात वो कर रहा है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और वो मुसलमानों को और वो कम्युनिटी को उभार रहा है कि आप मुसलमानों से कारोबार ना करें, मुसलमानों से अलग रखें। जिस तरह हम अपने बड़ों से सुनते थे कि रेलवे स्टेशन पे जो 2 नलके होते थे, एक मुसलमानों के पानी का और एक हिंदुओं के पानी का। सही है खालिद साहब, क्योंकि अभी फारूक भाई, क्योंकि उनकी तरफ से इल्जामात आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के भी मरीज भेज रहे हैं। मैं वसीम ख्वाजा साहब से कुछ पॉइंट्स ले लूं। मुस्तफा भाई, बहुत टाइम थोड़ा रह गया है, कुछ पाकिस्तान से मुतालिक वसीम सर आप बताएं कि ये जो सूरत हाल है कि एक तो वफाक के अंदर ये जो जफर मिर्जा साहब से मुतालिक बहुत सी आवाज उठी है, सिंध में और वफाक में कुछ जंग जारी है, और तीसरा ये कुछ रिलीफ जो कर्ज के हवाले से कुछ 1 साल के लिए फ्रीज किए गए हैं IMF की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी। तो क्या कहेंगे, और इमरान खान की ओवरऑल कारकर्दगी वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं इन दिनों? देखिए, चंद एक बातें हैं जिस पे हमें इख्तलाफ जरूर है। एक तो ये है कि ये अपने मशीरान को कम करें। जी बिल्कुल, उनको इस वक्त एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए कि जो है इस मामले में स्पेशली, जिसे मैं ये कहूँगा कि एक किस्म की इमरजेंसी लगाएं, एक किस्म की इमरजेंसी होनी चाहिए जिसमें इक़दामात उठाएं। बाकी जहाँ तक रहा वफाक और सिंध का ताल्लुक, तो अब मैं क्या बात कहूँ इस पर, चूँकि मैं नहीं चाहता किसी किस्म की इस मामले में सियासी बात हो, लेकिन यह है कि सिंध में तो वो मामला है, वो रेत है, उसमें आप जितना पानी डालोगे रेत से पानी बाहर कभी नहीं आएगा। वहाँ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आप देख लें क्या हालत थरपारकर में हो रही है। अभी आपको वहाँ से कॉल भी आ चुकी है। वहाँ तो खाने पीने वाले बैठे हैं, वहाँ तो मुहिब वतन तो कोई बैठा नहीं है। सब शाह जितने भी हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, उनके कुछ पढ़ाई करने वाले, उनके मुर्शद बैठे हैं, उनके अगर कोई आप 10 रुपए भी उनको देंगे तो उनका हिस्सा उनको जाएगा। इसलिए आप भूल जाए। वफाक की हद तक जहाँ तक बात है, वफाक में वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपने मशीरान कम करें, टास्क फोर्स बनाएं। और जहाँ तक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का ताल्लुक है, वो ठीक है कि वो WHO में पोलियो की मुहिम में साथ रहे हैं,
लेकिन ही इज जस्ट एन MBBS, उनका उससे ज्यादा वसी तजर्बा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर होगा, लेकिन जहां तक डिजीजेस का ताल्लुक है, एक MBBS शख्स जो है वो उसमें माहिर नहीं है। इसलिए खान साहब को कोई ना कोई ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी। कोई और लोग हैं पाकिस्तान में, ये जो चंद चीजें हैं ना, खान साहब जिस जिद पे अड़े हुए हैं, जैसे कल वो फवाद चौधरी साहब थे, वो चांद के मुतल्लिक, अगर आपने चांद का 24 कहनी है, फिर मौलवियों को तंज करने की आपको क्या जरूरत थी? आपको क्या जरूरत है कि आप इन हालात में भी सियासी छेड़छाड़ करें? तो ये थोड़ा बदलना पड़ेगा अपना। और वसीम साहब, ये जो जहांगीर तरीन के हवाले से, फिर ख्वाजा साद रफीक बरादरान की परवेज इलाही से मुलाकात, तो ये कुछ क्या हो रहा है? कौमी हुकूमत के हवाले से कुछ लोग बात कर रहे हैं, और ये आपको कुछ हलचल नजर आ रही है? ये भी एक ऐसा ही एक गर्म रखने का बहाना है? मुफादात की सियासत है पाकिस्तान में, मुफादात की सियासत है। ये मुफादात के लिए एक दूसरे को गले भी लगा लेंगे, और जहां मुफाद पूरा नहीं होगा एक दूसरे को गालियां भी दे देंगे। कोई उठा के खंजर पेट में मारेगा तो दौलत निकाल देगा, तो कोई कुछ करेगा। ये मुफादात की, कोई पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है, कोई पाकिस्तानी दिल से नहीं है। आप मुझे बताएं, चलो ये तहकीकात कर लें कि जरदारी साहब ने कहाँ से मिलने बनाई, तरीन ने कहाँ से मिलने बनाई, हुमायूं ने कहाँ से मिलने बनाई। इनको सिर्फ ये देख लें, पिछले 20-20 साल से इनकी अपनी औकात देख लें, इनकी अपनी औकात क्या थी। कोई ब्लैक करता था, कोई प्रोफेसर था, रिश्वतें लेता था, कोई कुछ करता था। सर, आप किनको लीडर कहते हैं? चोरों को अगर आप लीडर कह के अपना मुकाम बनाते हैं, तो फिर लानत है हम पे कि जो इनको लीडर मानते हैं। सही है पाकिस्तान, सही है फारूक साहब, मिला ही नहीं जी। ठीक। अच्छा फारूक साहब, आखिरी मिनटों में आप भी, अगर इमरान खान हुकूमत और परवेज इलाही साहब और दीगर की जो मुलाकात हो रही है, कोई देख रहे हैं कोई कोरोना वायरस के होते हुए भी वहां पर कोई तब्दीली आ सकती है हुकूमत में? देखिए, कुछ खिचड़ी तो पक रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ अंदर अंदर कुछ हो रहा है, वरना ख्वाजा साद रफीक दोनों भाई तो वो शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर कैसे जा सकते हैं? वो तो जा ही नहीं सकते। तो ये उनको वहां भेजा गया है। ये चौधरी बरादरान जो हैं, ये हमेशा ये इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये हवा का रुख देख लेते हैं, पहले से पहचान जाते हैं कि हवा किस सिमत से आ रही है, कराची से आ रही है कि पंजाब से चल रही है, कहाँ से इनको पता चल जाता है। इनके अपने जो अंदर के सोर्सेज हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कोई खिचड़ी जरूर पक रही है पंजाब के हवाले, पंजाब की हद तक। मेरा ख्याल है ये सिर्फ पंजाब की हद तक ये काम है, और ये वफाक में नहीं है। तो जो भी कट्टा पंजाबी में जो कहते हैं, जो पट्टी कट्टा खुलना है वो 25 को खुलेगा शायद। मुझे यूं लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 25 वाला मामला शायद थोड़ी देर डिले कर दिया जाए, मौखर हो जाए ये। और वो अच्छा ख्वाजा मुस्तफा साहब, ये जो आएगी तो जी ख्वाजा मुस्तफा साहब, ये जो फंडिंग के हवाले से शकूक है पीपल्स पार्टी पे, आपको लग रहा है कि इस बार अल्लाह करे ये वायरस वगैरह जब हट जाएगा तो कोई बड़े स्कैंडल सामने नहीं आएंगे? 1 मिनट है आप सर, आपके पास आएगा। पहले भी हमारी हुकूमत में कोई इसमें का स्कैंडल सामने नहीं आया। जैसे भाई ने बात की साहब ने, सर वो जाली अकाउंट्स केस और पता नहीं क्या क्या स्कैंडल, वो तो अब प्रोग्राम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा अगर स्कैंडल्स ही बताने पड़ गए तो। तुम्हारा प्रोग्राम भी फारूक भाई होगा, लेकिन जो वसीम भाई ने बात की कि वो कहा कि सारे सिंध कोई मुहिब वतन नहीं है, मैं इनके लिए सिर्फ आखिर में आपके एंडिंग नोट्स में एक बड़े जबरदस्त राहत तंदूरी साहब का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे बाहर लिख रखा है सच बोलो। ठीक है। गुलदस्ते के अंदर ये कौन से दरवाजे पे लिखा है? लिख रखा है गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। ठीक है, अपने ही लोग, बिल्कुल सही जी। यहाँ पर गाँव में किसने छेद किया है सच बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन वही बात, हमें सच, लोगों को याद है कि जो हुकूमतें कुत्ता वैक्सीन के हवाले से परेशान रही हो, तो कोरोना वायरस के हवाले से वो किस हद तक पुरुमीद लोगों को कर सकती है। लेकिन ये बहस लंबी है, मैं आपको फिर बुलाऊंगा ताकि इस पर मुकम्मल बात हो, क्योंकि बहुत सा टाइम हमारा गुजर गया। फारूक अहमद साहब आपका, वसीम अल्ताफ ख्वाजा साहब आपका, जनाब ख्वाजा मुस्तफा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेन जो मुझे प्रोग्राम में अहम जो चीज यही थी कि भट्ट साहब ने जो हमें मैसेज दिया है कि तमाम जो नाज़रीन हैं, हम जो लोग करने वाले हैं, देखने वाले,
अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि यहाँ पर इलाज मुआवजे के हवाले से बहुत कम सहूलियात हैं और जिनको मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा खुश नसीब है। वरना ऐसा ना हो कि आपको भी अस्पताल खुदा न खास्ता जाना पड़े और वहां पर कोई खातर खा इलाज की सहूलियत ना हो। तो बेहतर यही है कि अब चंद हफ्तों की बात रह गई है, मजीद एहतियात करें और अगर अल्लाह ताला ने आपको इस एहतियात बचाया हुआ है वायरस से, तो इसका शुक्र ऐसे अदा करें कि आप उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मुसीबत में हैं। हमारी आपकी मुलाकात फिर किसी नए प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।